सब चीजें देख चुके हैं। थोड़ा सा मैं 1 मिनट 2 मिनट का रिकैप करूंगा। जो लोग नहीं देखे हो, गो बैक टू द वीडियो, सी इट इज इन द प्लेलिस्ट, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, ठीक है, उसमें मुझे फ्लोट मिलता है। हाँ ठीक है। तो हम देखे थे कि फोर्स दो किस्म के होते हैं, एक होता है कांटेक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। बिना कांटेक्ट में टच किए अगर आप कोई बॉडी को पुश और पुल कर सकते हो तो उसको हम नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं ना। कहते हैं आप दूर से मोबाइल से किसी दोस्त को कॉल कर दिया, आ जाओ हमारे घर, आप उसको बिना टच किए पुल किए हो आपके घर में आ गया, तो कौन सा फोर्स आप लगाए अपने दोस्त के ऊपर? नॉन कांटेक्ट फोर्स, है कि नहीं? लास्ट क्लास हम लोग देखे थे। कांटेक्ट फोर्स मतलब क्लासरूम में कोई बैठा है, आपको पसंद नहीं है, जबरदस्ती आप उसको पुश कर रहे हो, है कि नहीं? बाय टचिंग यू आर पुशिंग। सो कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, नाम से ही पता चला है। नॉन कांटेक्ट फोर्स को अदरवाइज कहते हैं फील्ड फोर्स। क्या बता सकते हो कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस विल बी ट्रीटेड एज ए कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स? नॉन कांटेक्ट फोर्स। अच्छा, द वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ ए बॉडी इज ए कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स? नॉन कांटेक्ट फोर्स, यस। सो यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग। बहुत ज्यादा फैलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई आपको डेफिनेशन नहीं पूछने वाला। डिफाइन व्हाट यू मीन बाय कांटेक्ट फोर्स, डिफाइन व्हाट यू मीन बाय नॉन, ऐसा कुछ नहीं पूछने वाला। हम लोग तो जो पढ़ रहे हैं आपके स्कूल में कुछ पढ़ाएंगे नहीं इसके बारे में, तो आप लोग इसको ढंग से समझोगे तो आगे की चीज कर पाओगे। नाउ वी सी कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल में देख लिए फ्रिक्शनल फोर्स, बुआयंट फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, एनी पुशिंग और पुलिंग फोर्स, टेंशन इन ए थ्रेड। जस्ट मिनट, ये क्या हो गया? हम कहेंगे टेंशन इन ए थ्रेड, ये सारा जो है कांटेक्ट फोर्स है। थ्रेड लगा के किसी चीज को रस्सी लगा के खींचो, कांटेक्ट फोर्स हो गया। फिर हम लोग देखे इक्विलिब्रियम एनालिसिस का मतलब क्या है। इक्विलिब्रियम एनालिसिस का मतलब क्या है हम लोग देखने की कोशिश किए थे। नहीं, इक्विलिब्रियम एनालिसिस का मतलब क्या था? जब भी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, जब भी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, उसका एक्सीलरेशन जीरो है। उसका एक्सीलरेशन जीरो है तो देयर मे बी टू पॉसिबिलिटीज। ध्यान से सुनना, बता चुका हूं पहले से, अभी मैं पूछने वाला हूं, बोलते बोलते पूछ रहा हूं, जिनको आंसर आएगा बोलते रहना। When a body is in equilibrium, it has no acceleration. Means there may be two possibilities. One is either no force is acting on it, or whatever forces are acting on it, the net force is zero. ठीक है? तो previous class we have understood कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब हुआ इक्विलिब्रियम में है, उसका मतलब हुआ उसका एक्सीलरेशन नहीं है। एक्सीलरेशन नहीं है का दो कंडीशन हो सकता है। एक तो हुआ या तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं आ रहा है, या फिर उसके ऊपर कुछ फोर्सेस आ रहे हैं, वो सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट इज जीरो। ठीक है, सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट इज जीरो। अच्छा, तो कौन सा केस हो सकता है उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं आ रहा है कि जितने फोर्स आ रहे हैं सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो है? व्हाट मस्ट बी द फैक्ट कि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा? नो, यस, फोर्सेस आ रहे हैं, यस, फोर्सेस आ रहे हैं, लेकिन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो है। कोई फोर्स नहीं आ रहा है ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी बॉडी ले लो ऑन अर्थ, उसके ऊपर तो एक वेट तो आएगा, एक फोर्स तो है। इसका मतलब कोई भी फोर्स नहीं आ रहा है और इसीलिए बॉडी रेस्ट में, ऐसा नहीं है। कुछ फोर्सेस आ रहे हैं, सारा फोर्सेस को जोड़ोगे तो उनका रिजल्टेंट जीरो है, इसलिए बॉडी का एक्सीलरेशन जीरो है। अच्छा, इक्विलिब्रियम एनालिसिस का मतलब क्या था? इक्विलिब्रियम एनालिसिस का मतलब ये था कि टू नो ऑल अबाउट ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी। टू नो अबाउट ऑल अबाउट ए फोर्स मतलब क्या है? हम जानते हैं एक फोर्स का इफेक्ट किसी बॉडी के ऊपर रियलाइज करने के लिए फोर्स के तीन चीज जानना जरूरी है। एक तो हुआ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, दूसरा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। कैन यू टेल मी द थर्ड वन? क्या था थर्ड वन? द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। यस यस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सुन के, तुम लोग सही से बता रहे हो। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, magnitude, direction and point of application of a force will decide the effect of a force on a body, है ना? तो हम इक्विलिब्रियम एनालिसिस में क्या करना चाह रहे हैं? कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है, इतना जानकारी है कि इसके ऊपर ढेर सारे फोर्सेस आ रहे हैं और सारा फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो है। हम करना क्या चाहते हैं?
कितने टो फोर्स आ रहे हैं, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग। नंबर टू हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है। नंबर 3 हर एक फोर्स का डायरेक्शन क्या है। नंबर 4 हर एक फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है। ये सारा जानकारी हासिल करने वाली एनालिसिस को कहते हैं इक्विलिब्रियम एनालिसिस। समझ रहे हो। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक सीढ़ी ऐसे और डंडा ऐसे रखा हुआ है, अब ऐसे रखेंगे तो फिसल जाएगा, इसलिए हम क्या किए, इसको ऐसे बांध दिए बाय ए थ्रेड। दिस इज व्हाट इज ए थ्रेड। नाउ दिस डंडा इज इन इक्विलिब्रियम। हमें सोचना है कि इसके ऊपर कितने टो फोर्स आ रहा है, कहां पर आ रहा है, किस किस डायरेक्शन में आ रहा है, और हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है। कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर देखो। कुछ भी डाटा नहीं दिया रहेगा, खाली इसका मास दिया रहेगा, ये एंगल वगैरह दिया रहेगा। ठीक है, बताओ हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, और कितने टो फोर्स आ रहे हैं। ये सारा एनालिसिस करने वाले काम को कहते हैं इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ाने वाले हैं। तो पहले हम कुछ कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स तो जानते हैं, हमारा एंटायर कैलकुलेशन में इस आर्टिकल में ओनली वन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स विल कम इनटू प्ले, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बाकी फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट्स, दे आर आल्सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। लेकिन मैकेनिक्स में ना ओनली वेट विल बी द ओनली फील्ड फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करना है। हर एक केस में देखेंगे, जब भी कोई बॉडी को देखेंगे उसके ऊपर जितने सारे फोर्स आ रहे होंगे उनमें से एक फोर्स होगा वेट, वो दिखाना है, वो हमें समझ में आ गया। कॉन्टैक्ट फोर्स कितने किस्म के होते हैं वो हमें जानना है। ठीक है, और कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे मैं बताया कि देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। हम लोग बारी बारी से धीरे धीरे करके एक एक फोर्स को अपना सिलेबस में जोड़ते जाएंगे, कोर्स में जोड़ते जाएंगे। पहले सोचेंगे कि फ्रिक्शन नहीं है तो क्या क्या फोर्सेस है, फिर फ्रिक्शन को जोड़ देंगे, फिर क्या क्या फोर्स है ना, ऐसे करके धीरे धीरे कॉन्टैक्ट फोर्सेस को जोड़ते जाएंगे। चलो डिफरेंट कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में थोड़ा सा हम लोग अभी जानकारी लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में जानकारी लेते हैं। पहला हुआ नॉर्मल रिएक्शन। ध्यान से देखना क्या है ये चीज, नॉर्मल रिएक्शन। क्या है ये नॉर्मल रिएक्शन। यू आर ऑल बिगिनर्स, थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया पूरा सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग बिकॉज आई एम टेलिंग। ठीक है, सारी चीज को व्हाई हाउ के साथ समझो तभी काम में बनेगा। whenever two bodies are in contact, they exert equal and opposite forces. They exert equal and opposite forces onto each other. In a direction normal to, normal का मतलब perpendicular, normal to their smooth surfaces of contact, smooth surfaces of contact। ध्यान रहे, जब भी दो बॉडी, whenever, ये क्या ऐसे हो गया, लेट मी सी, whenever two bodies are in contact, they exert equal and opposite forces onto each other in a direction normal to their smooth surfaces of contact। चीजों को समझो। These forces are called normal reactions। normal reaction forces। ये normal reaction, action reaction, these two terms refer to forces only। हाँ, आगे चल के आप लोग न्यूटन थर्ड में पढ़ोगे। For every reaction there is an equal and opposite reaction। action क्या है, reaction क्या है, force। ठीक है,
फिलहाल हम अभी बताना चाहते हैं ये क्या है नॉर्मल रिएक्शन। बोल रहा है कि जब भी दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स देंगे। कैसा फोर्स देंगे? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स देंगे। किस डायरेक्शन में देंगे? नॉर्मल टू देयर स्मूथ सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट। नॉर्मल टू देयर स्मूथ सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट मतलब अगर सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट जो है वो स्मूथ है, कोई रफनेस नहीं है, तो जो फोर्सेस होंगे दे विल बी नॉर्मल टू ईच अदर। ठीक है, तो जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोजिंग हम कहेंगे हियर इज ए स्फीयर। से दिस स्फीयर इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए वॉल। नाउ दिस स्फीयर इज सस्पेंडेड फ्रॉम द वॉल। ठीक है, तो आप देखोगे, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपको पहले ये ज्यादा टफ हो जाएगा, थोड़ा समझते हैं। सपोज हम कहेंगे ये है एक सिलेंडर और इस सिलेंडर के अंदर दो स्फीयर रखे हुए हैं। ये एक स्फीयर है और चलो मानते हैं कि ये दूसरा स्फीयर है, ये दो स्फीयर है। दीज आर द टू स्फीयर्स इनसाइड द सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर ये दो स्फीयर रखे हुए हैं। You clearly see there are two spheres A and B inside the cylinder। ये A है, ये B है। तो देखोगे कि A जो है सिलेंडर के साथ कांटेक्ट में है, B के साथ कांटेक्ट है। B जो है सिलेंडर के साथ कांटेक्ट में है, उसका बेस के साथ कांटेक्ट में है, A के साथ कांटेक्ट में। At every contact point they will exert forces onto each other। ठीक है, एक contact point here आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे ये जो आपका स्फीयर है वो स्फीयर वॉल के ऊपर एक फोर्स दे रहा है। जितना फोर्स दे रहा है वॉल स्फीयर के ऊपर उतना ही फोर्स दे रहा है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। ध्यान रहे कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कहां पे? एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। किस डायरेक्शन में? नॉर्मल टू दी स्मूथ सरफेस। अगर यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, रफनेस नहीं है, तेल डाल दिए, कोई फ्रिक्शन हो नहीं सकता। हियर पुट सफिशिएंट ऑयल हियर, नाउ इट इज वेरी स्मूथ। नाउ इन दैट केस वी विल सी द फोर्स विल बी नॉर्मल टू द सरफेस। हाँ सर, अगर रफनेस रहेगा, स्मूथ नहीं रहेगा तो क्या होगा हम देखेंगे। वी आर हैविंग ए बिग चैप्टर इन नेम ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन पढ़ेंगे जहां पर रफनेस है कैसे डील करते हैं। वो पूरा का पूरा सेपरेट आर्टिकल है, थोड़ा डिफिकल्ट आर्टिकल है, उसको बाद में देखेंगे। अगर यहाँ पर फ्रिक्शन है तो ये फोर्सेस ऐसे नॉर्मल टू दी सरफेस होंगे, कोई जरूरी नहीं है टेढ़े भी हो सकते हैं। खैर, अभी हम लोग बात कर रहे हैं स्मूथ सरफेस ऑफ कांटेक्ट की। अगर फ्रिक्शन नहीं है एट द कांटेक्ट पॉइंट, अगर ये स्फीयर ये वॉल को 10 न्यूटन फोर्स में पुश कर रहा है तो वॉल स्फीयर को 10 न्यूटन फोर्स में पुश कर रहा है। किस डायरेक्शन में? नॉर्मल टू ईच अदर्स सरफेस। ठीक है, सिमिलरली एट दिस कांटेक्ट पॉइंट B is giving some force on A and getting an equal and opposite force from A, and that force is also normal to the surface. At this point B is giving some force on wall, getting an equal and opposite force on the from the wall। ये वॉल से भी एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स पा रहा है। कौन? B जैसा दे रहा है वैसे पा रहा है। B is also getting a force like this। ठीक है, similarly at the floor B is giving some force here and getting some force here। ठीक है, तो आप कहोगे at every contact point they are exerting equal and opposite forces onto each other। क्या ये चीज आपको समझ में आया? तो बस इतनी ही जानकारी से हम जान लेंगे कि बॉडी के ऊपर कितना टू फोर्स आ रहा है। कितने टू फोर्स आ रहा है? फोर्स तो दो किस्म का होते हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्स, एक फील्ड फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज वेट। तो सबके ऊपर मान लो कि कोई पूछेगा कि ए के ऊपर कितना टू फोर्स आ रहा है, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए, क्या आप में से कोई इंटेलिजेंटली बताएगा? तो देखेंगे कि कितना टू कॉन्टैक्ट फोर्स आ रहा है, कितना टू नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आ रहा है। ए के ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहा है, ए किसको क्या दे रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। वी हैव नथिंग टू थिंक अबाउट व्हाट आर द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय ए। हमें देखना है हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए। ऑन ए ये वॉल एक पुश कर रहा है और ये बी उसको पुश कर रहा होगा, है ना, और उसके पास एक वेट है।
तो हम जानते हैं कि ए के साथ जो फोर्सेस है वो दो टाइप के हैं, एक है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज नथिंग बट द वेट एंड कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स। सो देयर आर थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए। समझ में आ रहा ना? हमारा क्या था इक्विलिब्रियम एनालिसिस में, क्या चेक करना था? हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग, ए के ऊपर कितने फोर्स आ रहे हैं? 3। क्या आप में से कोई इंटेलिजेंटली मुझे बता सकता है हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन बी? हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन बी? देखो अब इधर वाला वाल उसको पुश कर रहा है, नीचे वाला फ्लोर भी पुश कर रहा है, इसका ग्रेविटी खींच रहा है और ये भी पुश कर रहा है। यस, आपको समझ में बढ़िया आ रहा है। देयर आर 4 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन बी। जैसे पता चल गया 4 फोर्स, हमारा काम क्या है? हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कितने टू फोर्स, मामला पूरा हो गया फ्रॉम द नॉलेज ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉर्मल रिएक्शन। तो जब भी किसी बॉडी के ऊपर कितना टू फोर्स आ रहा है हम जानना चाहेंगे, देखेंगे कितने कितने पॉइंट में वो कॉन्टैक्ट में है, किसी के साथ कॉन्टैक्ट में है, और कॉन्टैक्ट पॉइंट में एक फोर्स आएगा प्लस एक नॉन, जो इसको हम कहेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और फील्ड फोर्स और वेट कहेंगे, वो आएगा। समझ में आ रहा है? जैसे अगर आपको ये चीज समझ में आ गया तो आप मुझे छोटा सा चीज बताओ। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे एक सिलेंडर को ऐसे रखा गया, just see and guess how many forces are acting on me. Suppose here is a rectangular plate which is in equilibrium with the support like this, a wall. ये क्या बता सकते हो? ये प्लेट P के ऊपर how many forces are coming? How many forces are coming on it? सिंपल है, यहाँ पे फोर्स आ रहा होगा, यहाँ पे फोर्स आ रहा होगा, यहाँ पे फोर्स आ रहा होगा और उसका वेट आ रहा होगा। 4 फोर्सेस एक्टिंग। तो पहला काम पूरा हो गया। हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी? सी द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 4। हम कहेंगे हियर द नंबर ऑफ फोर्सेस वन मोर एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं क्या कि नंबर ऑफ फोर्सेस, एग्जाम्पल नंबर 2, नंबर ऑफ फोर्सेस ऑन P इज इक्वल टू 4, 1 2 3 4। कैसे कहेंगे? यू से इट इज रेदर 3 कॉन्टैक्ट फोर्स प्लस 1 नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अब हम कोई भी अगर आपको केस देंगे, आपके लिए एकदम डिफिकल्ट नहीं है बताना कि हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग, isn't it? It's a very simple thing, you could understand. तो हमें नॉर्मल रिएक्शन समझ में आ गया। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे और लाइक टू गो टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज टेंशन इन ए थ्रेड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, थोड़ा ध्यान से देखना। टेंशन इन ए थ्रेड, आप जानते हो टेंशन इन ए थ्रेड इज आल्सो ए फोर्स। थ्रेड इज ए टेंशन इन ए थ्रेड इज ए फोर्स। अगर कोई थ्रेड है उसको मैं दोनों तरफ से पकड़ के खींच रहा हूं, क्या बीच में कोई टेंशन है? यस, टेंशन है तो फोर्स है, टेंशन है तो फोर्स है, इट्स ए फोर्स। क्या बता सकते हो मिड पॉइंट में जो टेंशन है वो फोर्स है, फोर्स है तो वेक्टर है, वेक्टर है तो डायरेक्शन होगा, किधर को है? टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट। फंस गए हम। क्या टेंशन जीरो है? इसको दोनों तरफ से पकड़ के खींचेंगे तो टेंशन जीरो होगा? चलो तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारे दोस्त को बुलाओ, वो तुमको उधर खींचेगा, हम इधर खींचेंगे, यू विल बी अंडर नो टेंशन। अरे नहीं, सीवियर टेंशन होगा। तो फिर टेंशन तो फोर्स है, फोर्स है तो डायरेक्शन क्या है? तो टेंशन का सही डेफिनेशन जानना जरूरी है। मैं एकदम बारीकी से सारा चीज को डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज कोऑपरेट। बुक में ये सारा डेफिनेशन कुछ भी नहीं मिलेगा, नथिंग। सो व्हाट इज टेंशन? पहला को टेंशन in a thread at any point is defined as the force
with which one section pulls the other section. At that point, other section at that point. समझो, सपोज हम कहेंगे ये एक थ्रेड है, ये थ्रेड है, इधर बांध दिया गया है थ्रेड को, आप यहां से इस थ्रेड को खींच रहे हो, मान लो 10 न्यूटन फोर्स में, ठीक है, थ्रेड इज अंडर टेंशन। पूछा गया व्हाट इज द टेंशन हियर, यहाँ पर टेंशन क्या है, इस पॉइंट में टेंशन क्या है, जानने के लिए टेंशन का डेफिनेशन को देखो। टेंशन एट ए पॉइंट इन ए थ्रेड, टेंशन इज नॉट डिफाइंड एट ए पॉइंट, इट इज डिफाइंड ऑन द सेक्शन ऑफ ए थ्रेड। हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेंशन चाहिए ना, पहले आप एक काम करो, ये रस्सी को यहाँ से तोड़ दो, तोड़ दिए तो दो टुकड़ा हो गया, दो टुकड़ा हो गया, आप इधर से खींच रहे हो, आप देखोगे ये वाला टुकड़ा को खींच रहा है, एक टुकड़ा दूसरे टुकड़ा को इधर खींच रहा है, तो ये इसको इधर खींच रहा है। The two sections are pulling each other with whatever force one section is pulling the other section, that is what is called tension। ध्यान से देखना क्या चीजें समझ में आ रहा है, what is tension here? Tension at a point, I repeat the definition, tension at a point is defined as the force with which one section of a thread is pulling the other section at that point। उसी सेक्शन पे, उसी पॉइंट पे एक सेक्शन को दूसरा सेक्शन कितना जोर से खींच रहा है। अब ये क्लियर है ये फिगर से कि हम कहेंगे कि अगर ये थ्रेड को इधर बांध दिया गया है, इधर से हम 10 न्यूटन से खींच रहे हैं, ऑब्वियसली द थ्रेड कैन नॉट मूव, क्योंकि बंधा हुआ है, कैसे जाएगा? अच्छा, थ्रेड मूव नहीं कर रहा है, थ्रेड मूव नहीं कर रहा है, समझ में आया? थ्रेड नहीं मूव कर रहा है मतलब ये वाला सेक्शन भी मूव नहीं कर रहा है, ये वाला सेक्शन भी मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये वाला सेक्शन भी मूव नहीं कर रहा है। क्या बता सकते हो व्हाट इज टेंशन? ये सेक्शन क्यों नहीं मूव कर रहा है? क्योंकि इधर को हम खींच रहे हैं, इधर को ये खींच के रखा है, ये थ्रेड इसको खींच रहा है विथ ए फोर्स T, isn't it? तो T का वैल्यू कितना होने से ये थ्रेड नहीं मूव करेगा? दैट इज व्हाट इज द टेंशन हियर। कितना होना चाहिए सोच के बताइए, ये थ्रेड है, इधर में खींच रहा हूं 10 में, ये खींच रहा है T में, और ये मूव नहीं कर रहा है, तो टेंशन कितना हो गया? ऑब्वियसली 10 न्यूटन। तो पता चल गया आपको टेंशन इज 10 न्यूटन। So tension in the thread is 10 न्यूटन। अच्छा, यहाँ पे टेंशन ज्यादा है कि यहाँ पे टेंशन ज्यादा है? कहीं भी करो आपको सेम हाल मिलेगा, इट इज सेम एवरीवेयर। आई गिव यू वन मोर एग्जांपल। मैं क्या करता हूँ, अब मैं दूसरा केस लेता हूँ। अब ये हमारे पास एक थ्रेड है जिसको हम क्या किए, दोनों तरफ से खींच रहे हैं, इधर खींच रहे हैं 10 न्यूटन में, इधर को खींच रहे हैं 10 न्यूटन में। अब पूछा गया बताओ व्हाट इज द टेंशन एट द मिड पॉइंट। क्या मुझे कोई बताएगा व्हाट इज द टेंशन? Oh, this is the first time my students could tell me the answer. This is the first time I'm teaching long since. हर कोई 0 बोल देता है, कोई 20 बोल देता है। For the first time आप लोग सही आंसर बताया। I like it. Let us see. सुनने वाले जो भी वीडियो देख रहे होंगे उनको लगेगा कि हाँ यहाँ पर 20 न्यूटन या फिर 0 होगा, लेकिन आप ही लोग हो जो इसको सही आंसर बताया। हम टेंशन की डेफिनेशन के साथ चलेंगे, अपना पुराना प्रिमिटिव आइडिया को भूल जाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर टेंशन चाहिए तो दो टुकड़े करो, दो टुकड़ा करो, इसको तो आप इधर खींच रहे हो 10 न्यूटन में, क्यों नहीं भाग रहा है? क्योंकि जो दूसरा टुकड़ा है जिसको आप इधर खींच रहे हो 10 न्यूटन में, अब ये टुकड़ा इसको खींच रहा है और ये इसको खींच रहा है विद व्हाटएवर फोर्स दे आर पुलिंग ईच अदर, दैट इज द टेंशन। ये इसको इधर खींच रहा होगा विद टेंशन T, ये इसको खींच रहा होगा विद टेंशन T। अब ये थ्रेड को दोनों तरफ से बराबर फोर्स में खींचने के कारण मूव नहीं कर रहा है, थ्रेड मूव नहीं कर रहा है, तो ये भी नहीं मूव कर रहा है, ये भी नहीं मूव कर रहा है, ये नहीं मूव कर रहा है। अच्छा, इधर को 10 न्यूटन है, इधर को T है और ये मूव नहीं कर रहा है, क्या मतलब हुआ? T must be equal to 10 न्यूटन। That is quite interesting to note that T is equal to 10 न्यूटन। सर ये जो भी 10 न्यूटन निकला सर, ये खाली मिड पॉइंट में वैसा रहता है। क्यों? आप किसी दूसरे पॉइंट में लो, बात भी तो ये है। At any other point also you are getting the same, not necessarily the midpoint। वही तो मैं बता रहा था। In a uniform thread at rest, tension at every point becomes same।
प्रोवाइडेड द थ्रेड मस्ट बी एट रेस्ट। ओके, चलिए ये आपको 2 पॉइंट समझ में आ गया। थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए मैं तीसरा पॉइंट में जाता हूं। लेट मी ट्राई टू कंफ्यूज यू, क्योंकि आप लोग आंसर बता दिए, नहीं बताए होते तो मैं यहीं पे रुक गया होता। अब मैं आपको पूछूंगा कि सपोज कि यहां पर कोई एक थ्रेड है, ये एक मासलेस थ्रेड है, इसका मास कितना है, मास इज 0। कोई थ्रेड का मास नहीं होता। व्हेन आई से थ्रेड यू मस्ट अंडरस्टैंड उसका कोई मास नहीं है। और रोप बोलने से, रोप कहेंगे तो आप कहोगे हाँ ये मासी है, ठीक है। अब ये थ्रेड, ये एंड फ्री है, कहीं भी नहीं बंधा है, फ्री है, और इधर से आप 10 न्यूटन से खींचोगे, क्या आप में से कोई कष्ट करेगा बताने के लिए व्हाट इज द टेंशन इन द थ्रेड? सोच लो, सोच लो, जमीन पे जीरो, जीरो। यू आर एबल टू रियलाइज व्हेन ए थ्रेड इज लाइंग ऑन योर टेबल, एक एंड से कितने भी जोर से खींचोगे टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा, मतलब टेंशन नहीं है उसमें। आप कहोगे टेंशन इज 0। चलो ये भी बता दिए, तो तुमको और थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। लेट मी सी कितने दूर तक आप बोल पाते हो। सपोज हमारे पास और एक थ्रेड है जो दिखने में कुछ ऐसा है, इसका भी कोई मास नहीं है, मास ऑफ द थ्रेड इज 0। आप इधर को खींच रहे हो 15 न्यूटन में, इधर को खींच रहे हो 10 न्यूटन में, क्या कोई बताएगा व्हाट इज द टेंशन इन द थ्रेड? एक तरफ 10 न्यूटन, एक तरफ 15 न्यूटन। हाँ, इधर को 15 न्यूटन, इधर को 10 न्यूटन। अब बताओ। टेंशन भी वैसे ही रहेगा, एक साइड में 10 न्यूटन। नो 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 नो, बिकॉज अब अरे ऐसा कैसे रहेगा? कहीं भी सेक्शन पे लोगे, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट के साथ कांटेक्ट में है, और थोड़ी देर पहले ही हम लोग देखे कांटेक्ट पॉइंट में फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट है, तो 10-15 नहीं होगा। चलिए सोचते हैं इसको, कैसे सोचे? बड़ा खतरनाक चीज है, किसी को भी पूछोगे 99.9% केसेस में बच्चे आपको गलत आंसर देंगे, बच्चे, उनके टीचर्स एंड रिलेटिव्स और। तो आप इसको ध्यान से देखो कैसे करना है। ये है थ्रेड, इधर को है 10 न्यूटन, इधर को जो 10 न्यूटन था इसको मैं थोड़ा ऐसे समझता हूं, एक 10 न्यूटन और एक 5 न्यूटन। और आपको बेहतर समझाने के लिए मैं केस में थोड़ा सा बदलाव लाता हूं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन किए थे, अगर ये 5 न्यूटन था, व्हाट वाज द टेंशन? 0, ठीक है। अब सोचो यहाँ पे जो टेंशन बनेगा वो खिंचाव के लिए बनेगा, खींच रहे 10 और 10 मिलके क्या टेंशन बनाएंगे? इधर 10 न्यूटन, इधर 10 न्यूटन, दोनों तरफ 10 न्यूटन, टेंशन बनता है 10 न्यूटन। अब हुआ क्या है, ये 10 मिलके बनाएंगे 10, अकेला एक 5 एक तरफ नहीं, अकेला एक 5 न्यूटन, कोई टेंशन बनाएगा क्या? ओनली 5 न्यूटन वन साइड, नो टेंशन, तो आप कहोगे टेंशन इज ओनली 10 न्यूटन। Remember, when two equal and opposite forces, I would like to write it here. When two opposite forces, opposite and unequal forces stretch a massless, ये इंपोर्टेंट है कि थ्रेड मस्ट बी मासलेस, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि अगर रोप होगा तो बात कुछ अलग हो जाएगा। मासलेस थ्रेड, when two opposite and unequal forces stretch a massless thread, the tension is always equal to the smaller force। क्या चीजें समझ में आया? अगर आप कहेंगे हाँ, अगर ये 10 और 10 होता तो टेंशन होता 10, अभी थोड़ी देर पहले बताया। अगर 10 और 5 होता टेंशन होता 5। सोचो यस, जो छोटा है, मान लो कि ये 15 था, ये 10 था, अभी और 1 न्यूटन जोड़ दिए, ये बन गया 11, बड़ी टेंशन ना हो 11। Suppose I add 2 Newton, it becomes 12. What is the tension now? 12 Newton. When I add 3 Newton, what is the tension now? 13 Newton. When I make it 14,
जब इसको 4 न्यूटन देंगे टेंशन होगा 14, जब इसको 5 न्यूटन देंगे टेंशन होगा 15, जब इसको 6 न्यूटन देंगे टेंशन होगा कितना 15, द स्मॉलर वन। समझ में आ रहा ना, द स्मॉलर वन विल बी द फोर्स। तो जब भी दो ऑपोजिट फोर्स किसी एक मासलेस थ्रेड को, ध्यान रखना मासलेस होना जरूरी है, अगर ये मासलेस नहीं है, वो थ्रेड की जगह रोप है जिसका मास है, तो फिर टेंशन विल बी डिफरेंट और हर जगह बराबर नहीं होगा, उसको हम लोग सेपरेटली डील करेंगे। फिर ऐसे थ्रेड, ऐसे मासलेस थ्रेड का कोई मास नहीं है, ठीक है। तो टेंशन के बारे में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिए, दैट इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंशन। दूसरा, टेंशन के बारे में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, फॉर ए massless thread, for a massless thread passing over smooth supports, massless thread, massless continuous thread, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, for a massless, थोड़ा सा मैं रिपीट करना चाहूंगा, massless continuous thread, for a massless continuous thread passing over smooth supports, the tension at every point on the thread remain same, अलग नहीं हो सकता। थ्रेड का हर पॉइंट में टेंशन आपको बराबर होगा, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव्स यूज किया हूं व्हाइल टेलिंग दिस। एक हुआ मासलेस थ्रेड, दूसरा हुआ कंटिन्यूअस थ्रेड, तीसरा हुआ पासिंग ओवर स्मूथ सपोर्ट्स। अगर ये तीन कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई कर गया, एक तो हुआ थ्रेड इज मासलेस, दूसरा हुआ कंटिन्यूअस। मासलेस का मतलब समझ में आ रहा है, मास इज नेग्लिजिबली स्मॉल। अच्छा, कंटिन्यूअस का मतलब देयर इज नो कट इन द थ्रेड, नो नॉट इन द थ्रेड, नॉट यू अंडरस्टैंड, नो KNOT, there is no knot in the thread, there is no cut in the thread, then you call it a continuous thread। अगर उसमें गांठ आ गया तो टेंशन ट्रांसमिट नहीं होगा, ठीक है। there is no cut in the thread, there is no knot in the thread, and it is passing over smooth supports। जैसे मैं आपको यहाँ पे ढेर सारे एग्जाम्पल देने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। हाँ, एग्जाम्पल लेते हैं। पहला, सपोज हम कहेंगे ये एक पुली है जो आइडियल पुली है। व्हेन वी कॉल इट ए आइडियल पुली, यू कॉल इट ए स्मूथ सपोर्ट। आइडियल पुली यू अंडरस्टैंड, कुएं से पानी निकालते हैं, रहता ना पुली, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ए पुली? यस। तो सपोज हम कहेंगे ये पुली में हुआ यूं है कि यहाँ पर से कोई थ्रेड ऐसे झूल रहा है और उसमें कोई ब्लॉक लगा है, चलो मानते हैं 2 kg का ब्लॉक लगा है, और थ्रेड इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, इधर लाके इसको बांध दिए, थ्रेड इज टाइड हियर, नाउ एवरीथिंग इज एटच्ड, ठीक है। नाउ आइडियल पुली का मतलब हुआ इट इज स्मूथ सपोर्ट, इट इज ए स्मूथ पुली, यू कैन से स्मूथ पुली, मतलब इसको ऊपर ये स्लाइड करने में थ्रेड को कोई फ्रिक्शन नहीं मिलने वाला है। आइडियल पुली, व्हाट इज ए आइडियल पुली हम लोग देखेंगे बाद में भी, और भी डिटेल्स में देखेंगे। तो ये आइडियल पुली, तो ये जा रहा है। चलिए पहले हम कोशिश करते हैं कि यहाँ का टेंशन कितना होगा। व्हाट इज द टेंशन एट ए? अच्छा, टेंशन एट ए, चलो सोचते हैं हम क्या करेंगे। ये ब्लॉक था, ब्लॉक के ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहा है? एक वेट आ रहा है, अगर मास m है, वेट होता है mg, दैट इज 2g और 20 न्यूटन, और ये थ्रेड इधर लगा हुआ था, ये वाला सेक्शन को ऊपर वाला सेक्शन खींच रहा है विद व्हाटएवर फोर्स इट इज पुलिंग, दैट इज द टेंशन एट ए, है कि नहीं? दैट इज द टेंशन एट ए। और हम क्लियरली देख रहे हैं कि ये ब्लॉक अभी रेस्ट में है, ये ब्लॉक अभी रेस्ट में है, मतलब ये बॉडी रेस्ट में है, मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है।
क्यों गिर नहीं रहा है? वेट तो खींच रहा है, गिर क्यों नहीं रहा है? क्योंकि टेंशन खींच रहा है ऊपर की तरफ। तो हम क्या कहेंगे? फॉर इक्विलिब्रियम व्हाट इज टेंशन एट ए? अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। सिंपल सा लॉजिक है। कोई ऊपर खींच रहा है, कोई नीचे खींच रहा है, दोनों बराबर खींच रहा है और ये मूव नहीं कर रहा। व्हाट इज द टेंशन? टेंशन एट ए क्या बन जाएगा भाई? कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन। एंड रिमेंबर, यस, अगर हम ये कहेंगे, ये पॉइंट को कहेंगे बी, ये पॉइंट को कहेंगे सी, ये पॉइंट को कहेंगे डी, तो आप देखोगे हियर टेंशन एट ए इज इक्वल टू टेंशन एट बी इज इक्वल टू टेंशन एट सी इज इक्वल टू टेंशन एट डी इज इक्वल टू 20 न्यूटन। हर जगह टेंशन बराबर है बिकॉज इट इज ए मासलेस थ्रेड पासिंग ओवर स्मूथ सपोर्ट्स एंड कंटिन्यूअस थ्रेड। इसमें कोई कटवट नहीं हुआ है उसमें। For a massless continuous thread passing over smooth supports, tension at every point is the same. क्या ये चीज आपको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes. I'll go for the next example. I'll go for the next example. Say हम कहेंगे यहाँ पे हुआ यूं है कि यहाँ पे कोई एक पुली है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक दूसरा पुली है और ये पुली को ऐसे बांध दिया गया है। These are all smooth supports, ठीक है। और सपोज हम कहेंगे कि यहाँ से कोई एक थ्रेड ऐसे पास कर रहा है। It is passing like this. यहाँ पे कोई एक स्मूथ पुली का अरेंजमेंट है। अब सोचो कि एक थ्रेड ऐसे गया है, ऐसे गया है, ऐसे गया है, ऐसे आया है, एक ब्लॉक यहाँ पे झूल रहा है 3 kg का, ठीक है। ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को मैं दोबारा ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है। इस अरेंजमेंट को दोबारा ड्रॉ करने वाला हूँ। ये है एक अरेंजमेंट, ठीक है। अब सेम अरेंजमेंट को मैं दूसरा तरीके से ड्रॉ करना चाहूंगा। जस्ट ए मिनट, ये है वो अरेंजमेंट। हम कहेंगे कि ये कॉपी करो इधर और इसको ये ले आते हैं, दोबारा ड्रॉ कर रहे हैं सेम फिगर को, ठीक है। अब इसमें मैं एक चीज दिखना चाहता हूं कि अगर हमें पूछा गया व्हाट इज द टेंशन हियर एट दिस पॉइंट, क्या हम यहाँ पे टेंशन बता सकते हैं? चलिए सोचते हैं, क्या हम टेंशन बता सकते हैं? ये पॉइंट अगर ए है, ये पॉइंट अगर बी है, ये पॉइंट अगर सी है, तो आप कहोगे शायद विद द प्रीवियस नॉलेज आप लोग फटाफट बता दोगे टी ए, टी बी, टी सी तीनों बराबर होंगे। और कितना होंगे? 30 न्यूटन। क्या ये 30 न्यूटन सबको समझ में आया? 30 न्यूटन सबको समझ में आ गया, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, दूसरा केस में आई मेक ए लिटिल चेंज। मैं क्या करता हूँ, ये थ्रेड को यहाँ से हटाया, आई थ्रो दिस थ्रेड आउट फ्रॉम हियर। मैं क्या करता हूँ, ये पुली था ऐसे, मैं क्या किया, वो जो थ्रेड था इस थ्रेड को थोड़ा सा मैं ऐसे कर दिया। कैसे कर दिया? आई पुट ए नॉट हियर एंड देन आई पुल्ड इट लाइक दिस, बांध दिए। ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। नाउ यू सी हियर, आपको समझ में आना चाहिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे, आपको समझ में आना चाहिए। क्या है इसमें? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे हम इसे खींच के बांध दिए, ये है सपोज पॉइंट ए, ये है सपोज पॉइंट बी, ये है सपोज पॉइंट सी, ये है सपोज पॉइंट डी। आप यहाँ पे देखोगे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, बिकॉज ऑफ द नॉट द थ्रेड हैज बिकम डिसकंटिन्यूअस, द थ्रेड हैज बिकम डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, तो फिर आप क्या कहोगे? टेंशन एट सी और टेंशन एट डी के बीच में कोई नॉट तो नहीं है, सो टेंशन एट सी एंड टेंशन एट डी मस्ट बी सेम, बट दे आर नॉट इक्वल टू टेंशन एट बी, जबकि टेंशन एट बी विल बी सेम एज टेंशन एट ए एंड दैट इज अगेन सेम एज 30 न्यूटन। क्या आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, the tension will not be transmitted. आप बोलोगे हाँ अजीब चीज है सर, यहाँ पर कोई पकड़ के खींच लिया उसको और कैसे थ्रेड ट्रांसमिट करेगा टेंशन को? टेंशन को ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। लेकिन इसलिए नहीं कि कोई खींच लिया इसलिए टेंशन नहीं आया,
I'll change the case again. I'll repeat the case again. Now let me draw this figure again for your understanding and clarity. That is very important, and these minute things are not available in books. तो ये आपको बड़े मुश्किल क्रिएट करते हैं आगे चल के. I will go to the next page and show you here. अब ये फिगर को देखिए, यही फिगर को हम लोग देख रहे थे. अब मैं क्या करता हूँ, इसमें थोड़ा सा बदलाव लाता हूँ. क्या बदलाव लाता हूँ? मैं ये जो थ्रेड को यहाँ पर नॉट लगा के दिया था, मैं इसमें कुछ चेंजेस लाऊंगा. हमारा थ्रेड तो था ऐसे, मैं क्या किया, इस थ्रेड में मैं यहाँ पे एक रिंग लगा दिया. Are you getting? By means of a ring मैं इसको खींच के रखा हूँ. Are you getting? अभी by means of a ring अगर इसको मैं खींच के रखा हूँ तो आप देखोगे now the thread is continuous. Thread is continuous. There is no knot here. There is no more knot here. अगर कोई knot नहीं है, thread is continuous, तो आप कहोगे tension at every point will be same. Tension at every point will be same. Now you will say TA is equal to TB is equal to TC is equal to TD. खींचने के कारण ये टेंशन में कोई बदलाव नहीं आएगा. क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? ये चीज क्या है? ये है स्मूथ रिंग. स्मूथ रिंग, ये स्मूथ रिंग है. स्मूथ रिंग के अंदर से आ रहा है थ्रेड पार होके, रिंग लगा के हम खींच लिए. पहला केस में नॉट लगाए थे, अब रिंग लगा के खींचे. टेंशन विल बी ट्रांसमिटेड टू एवरी पॉइंट ऑफ द थ्रेड. क्या बात हजम हो रहा है? यस. तो टेंशन के बारे में कितने सारे इंपोर्टेंट पॉइंट आप लोग देख लिए, है ना? ठीक. टेंशन देख लिए, नॉर्मल रिएक्शन देख लिए. नाउ वी वांट टू गो फॉर फ्री बॉडी डायग्राम. ये बड़ा कठिन चीज है, इसको बढ़िया से देखना है. हम ये सब जो कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इक्विलिब्रियम एनालिसिस करना चाहते हैं. मतलब क्या करना चाहते हैं? करना चाहते हैं ये कि कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, मतलब उसका कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो उसके ऊपर कितने टो फोर्स आ रहा है, कहां पर आ रहा है, किस किस डायरेक्शन में आ रहा है, हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, ये सारा पता करना हमारा काम है. इस चैप्टर का काम ही वही है ना? सर मेरे को एक क्वेश्चन था सर. बीच में सर मेरे को एक क्वेश्चन था. वो जो आपने सेकंड पिक्चर बनाया था ना सर, जिसमें नॉट वाला हुआ था, उसमें अभी आपने बोल दिया कि टेंशन एट सी एंड टेंशन एट बी इज नॉट इक्वल सर. लेकिन हम वो टेंशन एट सी एंड टेंशन एट बी को निकालेंगे कैसे सर? हाँ, अभी तक तो हमने आपको मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका नहीं बताया है. आप पूछ रहे हो टेंशन एट सी एंड टेंशन एट बी कैसे निकालेंगे ना? हाँ, अभी तक मैं आपको कहाँ बताया हूँ कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे. ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या. ये तो शुरू है भाई, सब कुछ निकलेगा. ऐसा कुछ नहीं कि कुछ नहीं निकलेगा, सब कुछ निकलेगा. हैव पेशेंस. इसलिए तो हम लोग आ रहे हैं ये तीसरा स्टेप में, व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको मैं इसके बाद आगे आगे मैं कहूंगा FBD. पहले नाम देखो उसका, फ्री बॉडी डायग्राम. ये फ्री वर्ड यहाँ पर क्या कर रहा है? तो पहले मैं इसका स्टेटमेंट डेफिनेशन लिखता हूँ. मैं जितना भी यहाँ पर डेफिनेशन लिख रहा हूँ उसके पीछे मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि अब कभी आप उसको पढ़ोगे तो क्लैरिटी के साथ फ्लॉलेस फिजिक्स समझोगे. बहुत सारे मिसकंसेप्शन है जो लोगों को बहुत सारे मुश्किल पोजीशन में डाल देते हैं. ठीक है, मुश्किल पोजीशन में डाल देते हैं. ध्यान है. तो इसमें ढंग से अगर देखोगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पूरा क्लैरिटी आएगा. पहले इसका मतलब क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम, इट इज द आइसोलेटेड बॉडी डायग्राम where all external forces, नया टर्म आ गया एक्सटर्नल फोर्स, all external forces acting on the body are shown with appropriate direction and point of application.
का डेफिनेशन है। हम लोग क्यों डेफिनेशन लिख रहे हैं, मैं बार बार क्लियर कर ले रहा हूं ताकि इसको पढ़ के आपके पास एक क्लियर पिक्चर आए व्हाट इज फिजिक्स। ये गड़बड़ हो जाएगा, पूरा गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, इट इज अ आइसोलेटेड बॉडी डायग्राम where all external forces acting on the body are shown with appropriate direction and point of application। कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर जितने सारे फोर्स आ रहे हैं सारे का रिजल्टेंट जीरो है, सारे का रिजल्टेंट जीरो है। किसका, जितने फोर्स उसके ऊपर आ रहे हैं, वो किसके ऊपर क्या फोर्स दे रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, उसके ऊपर जितने सारे फोर्स आ रहे हैं वो सारे का रिजल्टेंट जीरो है। समझ में आ रहा है क्या? तो हमें देखना है फ्री बॉडी डायग्राम में बॉडी के ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहे हैं। यहां पर मैं एक नया टर्म यूज किया, एक्सटर्नल फोर्स। आप पूछ सकते हो व्हाट इज एक्सटर्नल फोर्स। वैसे हम लोग न्यूटन्स लॉ में एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में डिटेल्स में करेंगे। थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि कोई कंफ्यूजन आपको ना हो जाए। देखो, कोई फोर्स को मैनिफेस्ट होने के लिए, फॉर ए फोर्स टू कम इनटू एक्शन, फॉर ए फोर्स टू कम इनटू एक्शन, तो क्या चाहिए, एक चाहिए एजेंट और एक चाहिए ऑब्जेक्ट। एजेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा, ये बात है। बिना एजेंट का या बिना ऑब्जेक्ट का फोर्स कैसे लगाओ। मैं यहाँ पर हवा में खड़े होकर किसके ऊपर फोर्स लगा सकता हूँ क्या, या फिर मैं नहीं हूं तो किसी चीज के ऊपर फोर्स कौन लगाएगा, देयर मस्ट बी एजेंट। जैसे ये पेन को अर्थ खींच रहा है, पेन को अर्थ खींच रहा है तो अर्थ इज द एजेंट एंड पेन इज द ऑब्जेक्ट, अर्थ इज पुलिंग, है कि नहीं। अगर जो एजेंट है वो ऑब्जेक्ट की बाउंड्री के बाहर है, हर एक ऑब्जेक्ट का अपना अपना बाउंड्री है। जैसे मेरा बॉडी का एक बाउंड्री है, माई स्किन इज माई बाउंड्री, है ना। अगर एजेंट ऑब्जेक्ट का बाउंड्री के बाहर है तो फोर्स बनेगा एक्सटर्नल फोर्स। अगर एजेंट ऑब्जेक्ट का बाउंड्री के अंदर है तो फोर्स बनेगा इंटरनल फोर्स। आप अगर कार को बाहर से धक्का दे रहे हो वो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स बनेगा कि इंटरनल फोर्स बनेगा। दिस इज व्हाट इज योर कार, यस। आप इसको पुश कर रहे हो तो इट इज ए एक्सटर्नल फोर्स, है ना, एक्सटर्नल फोर्स। देखो, ये छोटे छोटे चीज बड़े बड़े कंफ्यूजन करते हैं। और सपोज आप कार में बैठे हुए हो, आप देखे गाड़ी चलना बंद हो गया, आपने क्या किया, यू इंटेलिजेंट सोचा कि मेरे पास तो बहुत ज्यादा ताकत है, मैं क्या करता हूं, मैं सामने वाला सीट को पुश करने लगा जोर से। क्या गाड़ी चलेगा, नहीं चलेगा। ये जो फोर्स दे रहा है कार के ऊपर वो एक्सटर्नल फोर्स है इंटरनल फोर्स है, यू से इंटरनल फोर्स, यस। तो अगर जो एजेंट है वो ऑब्जेक्ट की बाउंड्री के बाहर है तो हम कहेंगे एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। एजेंट है ऑब्जेक्ट की बाउंड्री के अंदर है तो हम कहेंगे इंटरनल फोर्स। और बहुत ही बारीकी से हम इसको डिस्कशन करेंगे जब हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे। फिलहाल इतने में खुश रहो। अगर समझ में आ गया तो बताओ, ये पेन का अपना एक वेट है, weight of this pen is an external force or internal force? नहीं, पहले बताओ वेट जो फोर्स है, वेट जो फोर्स है उसके लिए एजेंट कौन है, अर्थ। ऑब्जेक्ट कौन है, ये अर्थ। क्या इसके अंदर है, बाहर है, तो फोर्स कौन बन गया, क्या बन गया, एक्सटर्नल फोर्स, यस, ठीक है ना। तो दी वेट ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। कोई बॉडी स्लाइड कर रहा है, उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स आया, वो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स बनेगा कि इंटरनल फोर्स बनेगा, एक्सटर्नल फोर्स। तो आपको जानकारी क्लियर हो रहा है। तो मैं ये जस्ट एग्जांपल के लिए मैं बता रहा था कि अगर जो एजेंट है वो ऑब्जेक्ट की बाउंड्री के अंदर है इंटरनल फोर्स, एजेंट है ऑब्जेक्ट की बाउंड्री के बाहर है एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अब इट इज द आइसोलेटेड बॉडी डायग्राम, इट इज मतलब द फ्री बॉडी डायग्राम इज द आइसोलेटेड बॉडी डायग्राम where all external forces acting on the body are shown with appropriate direction and point of application. I go to the next point to make you understand. Supposing हम कहेंगे here is a ball trapped between a vertical wall and an inclined plane. Say this angle is 60 degree. Ball is A. I want to go for the free body diagram of the ball. ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द बॉल में बनाना चाहता हूं। पहले हम सोचेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम को फ्री बॉडी डायग्राम हम क्यों कहते हैं। देखो, कोई भी लेमैन को पूछोगे क्या ये बॉल इक्विलिब्रियम में है, वो कहेगा हाँ इक्विलिब्रियम में है।
क्यों इक्विलिब्रियम में? बोले अरे इधर वॉल है, इधर इंक्लाइन प्लेन है, कहा जाएगा, फंस गया इसलिए इक्विलिब्रियम में। लेकिन अगर आप स्मार्टली सोचोगे तो ये बॉल यहाँ पर इक्विलिब्रियम में इसलिए नहीं है कि वॉल है, इंक्लाइन प्लेन है, ये इसलिए है कि वॉल इसके ऊपर कुछ फोर्स दे रहा है, ये इंक्लाइन प्लेन इसके ऊपर कुछ फोर्स दे रहा है, अर्थ इसके ऊपर कुछ फोर्स दे रहा है, और वो सारा फोर्सेस का रिजल्टेंट इज जीरो, इसलिए इक्विलिब्रियम में बैठा है। इज नॉट इट? Yes. So let us make this body free. Let us make this body free from all its contact. मैं अगर मैं वॉल को निकाल दूं, हम जानते हैं कि वॉल इसके ऊपर फोर्स दे रहा है, लेकिन हमें ये मालूम नहीं कि पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है। चलो निकालते हैं, वॉल को निकाल देंगे, ये बॉल गिर जाए। अब ये क्यों नहीं गिर रहा था? वॉल वाज पुशिंग इट और पुलिंग इट? Pushing it. That means at this contact point, wall is giving a pushing force, and that pushing force we know earlier is always normal to the surface. We are neglecting friction at all points of contact. We say there is no friction, things are smooth. क्योंकि फ्रिक्शन चैप्टर सामने आएगा, तब जोड़ेंगे, तब देखेंगे और क्या होगा। वॉल निकाल दिए, ये फोर्स लगा दिए। मान लो कि ये इंक्लाइन प्लेन रहेगा, ये वॉल को निकाल के ये फोर्स F1 को यहाँ पर दे देंगे, तब भी तो ये रेस्ट में रहेगा। वॉल की क्या जरूरत है? अच्छा, अगर ये बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम करना चाहते हैं, आई वांट टू मेक इट फ्री, आई वांट टू मेक इट आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल कॉन्टैक्ट्स। अगर मैं इंक्लाइन प्लेन को निकाल दूंगा, अब ये गिर जाएगा, अब ये नहीं गिर रहा है, मतलब इंक्लाइन प्लेन इसको पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है? पुश कर रहा है। तो यहाँ पे कहीं कॉन्टैक्ट में तो पुश कर रहा है, कॉल दिस फोर्स F2। और क्या है? दो कॉन्टैक्ट पॉइंट में दो फोर्स, एक फील्ड फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। Yes, बन गया फ्री बॉडी डायग्राम। So what is the free body diagram? It is an isolated body diagram where all external forces acting on the body are shown with proper direction and point of application. ठीक है, अब मैं कहूंगा कि अगर ये बॉल के ऊपर ऐसा कील फोर्स लगा देंगे, वो तो हवा में लटका हुआ मिलेगा। सो ये नहीं इक्विलिब्रियम में इसलिए है कि यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन है, वॉल है। इट इज इन इक्विलिब्रियम बिकॉज़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दिस फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, इसीलिए ये इक्विलिब्रियम में है। वो सारा फोर्सेस को दिखाने वाली चीज को कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। लेकिन यहाँ पर हमारा फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों कंप्लीट नहीं हुआ सर? देखो तो यहाँ पर हम लोग क्या देखे डेफिनेशन में, it is the isolated body diagram where all external forces acting on the body are shown with appropriate direction and point of application। चलिए यहाँ पर ये फोर्स का डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं, it is towards right, समझ में आ रहा है। it is vertical downward, ये भी समझ में आ रहा है। लेकिन ये तो कुछ टेढ़ा दिख रहा है ना, ये कितना टेढ़ा है जब तक नहीं बताएंगे हमें प्रॉपर डायरेक्शन कैसे मिलेगा? ये कितना टेढ़ा है, और हमें ये मालूम है कि एट दिस कॉन्टैक्ट पॉइंट द फोर्स इज ए नॉर्मल फोर्स। अच्छा, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट में अगर नॉर्मल फोर्स ड्रॉ करेंगे, क्या कोई मुझे गेस करके बताएगा ये एंगल कितना होगा? तो हमें दिखाना पड़ेगा दिस एंगल इज 30 डिग्री। देखो इक्विलिब्रियम एनालिसिस में हमें क्या क्या करना था? नंबर ऑफ फोर्सेस, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। उसमें से तीन चीज हो चुका है। हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग? नोन। किस डायरेक्शन में एक्टिंग? नोन। किस किस पॉइंट में? नोन। ठीक है, सो वी आर कंटिन्यूइंग विथ आवर इक्विलिब्रियम एनालिसिस एंड व्हाट इज लेफ्ट इज हाउ टू नो द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। ये कितना न्यूटन का है, ये कितना न्यूटन का है ना? ठीक है, करेंगे, लेकिन थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम पे और थोड़ा सा प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं। Suppose I give you one more case. Supposing I say I want to make a free body diagram. Here is an inclined plane. Here is a block kept like this. The block is connected somewhere here by means of a thread. और ये एंगल दिया है 30 डिग्री। हमें फ्री बॉडी डायग्राम करना है किसके? ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम करना है। फ्री बॉडी डायग्राम तक जानते वक्त हम लोग क्या क्या जान लिए कि कितना फोर्स आता है, किस डायरेक्शन में आता है, कहां पर आता है। बाकी है मैग्नीट्यूड जो निकालेंगे थोड़ी देर में निकालेंगे। तो पहले ये तीन चीज हमें बढ़िया से समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि इसको जानने में अगर एक भी गड़बड़ रह गया तो मैग्नीट्यूड वाला चीज नहीं निकलेगा। ठीक है, ये सारा खेल इसी के साथ है।
फ्री बॉडी डायग्राम, वी आर मेकिंग द बॉडी फ्री, मतलब बॉडी को मूव करने नहीं दे रहे, बॉडी इक्विलिब्रियम में था, इक्विलिब्रियम में है, वी आर नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंज इन पोजीशन, डोंट मेक द फ्री बॉडी डायग्राम लाइक दिस। फ्री बॉडी डायग्राम बॉडी जैसे था वैसे ही, पहले वॉल को निकाल देंगे तो गिरेगा, अब वॉल गिरने नहीं दे रहा है तो देयर मस्ट बी ए फोर्स, इज नॉट इट? देयर मस्ट बी ए वेट एक्टिंग हियर समवेयर, एंड दिस थ्रेड इज पुलिंग दिस ब्लॉक और पुशिंग दिस ब्लॉक। क्या थ्रेड लगा के आप किसी को पुश कर सकते हो? मैं तुमको एक थ्रेड लगा के पुश कर सकता हूं क्या? आई कैन ओनली पुल, रिमेंबर ए थ्रेड कैन ऑलवेज पुल, इट कैन नेवर पुश, ठीक है? तो थ्रेड इज पुलिंग, इधर को पुल कर रहा है, हाँ ये क्या फोर्स में, उसी को तो टेंशन कहते हैं, ये एक फोर्स एफ है। क्या फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया? नहीं सर, हम लोग अभी 3 फोर्स दिखा चुके हैं, तीनों का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी दिखा चुके हैं, बस बाकी रह गया क्या? उनका डायरेक्शन बताना। टेंशन यहाँ पे आ रहा है और ये यहाँ पे ऐसे करके आ रहा है, डायरेक्शन बताना है। W का डायरेक्शन क्या बताना, ये तो वर्टिकली डाउनवर्ड है, बस बताने वाली चीज है, तो ये एंगल कितना है बताना है, क्योंकि टेढ़ा है। क्या है कोई पहलवान जो मुझे बताएगा व्हाट इज द एंगल हियर? Yes, because this is a normal reaction. The contact forces are always normal, you know. So it is 60 degree. अच्छा, कोई मुझे बता सकता है क्या? What is this angle here? 30 degree. Yes. देखो, आप लोगों को पकड़ में आने लगा है. Now you are able to show all forces which appropriate direction and point of application. है ना? That is what is the most interesting part. समझ में आपको बढ़िया से आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, one more example. अभी थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात लगाएंगे, अभी थोड़ा दिमाग लगाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम उतना भी आसान नहीं है कि कोई भी कर लेगा, हाँ थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीज है। फ्री बॉडी डायग्राम करना है, जस्ट यू वांट टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा चलो थोड़ा देखते हैं कि ये कोई एक स्फीयर है और क्या दिया है, इस स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है। कितना रेडियस दिया है? रेडियस ऑफ द स्फीयर सपोज दिया है, इट इज बहुत बड़ा सा स्फीयर है, से इट इज आर, चलो आर। अब ये स्फीयर को हम किसी एक वॉल के सहारे ऐसे झुला दिए हैं, ठीक है, वॉल के सहारे हम इसको झुला दिए हैं, एंड आई हैव कनेक्टेड ए थ्रेड टू इट आल्सो, आई हैव कनेक्टेड ए थ्रेड टू इट। ये थ्रेड ऐसा है और थ्रेड का लेंथ कितना है? थ्रेड का लेंथ है L, ठीक है। गिवन दैट L is equal to R, draw free body diagram of sphere। स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम करना है। अच्छा ऐसा, चलो देखते हैं। तो देखते हैं, पहले हम क्या करेंगे, विल गो फॉर द स्फीयर। कितने टू फोर्स आ रहा है? हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द स्फीयर? 3। टू कॉन्टैक्ट फोर्स, 1 फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स तो आंख बंद करके पहले लिख देते हैं, W। चलो खत्म। अच्छा, wall is pushing the sphere or pulling the sphere? Wall is pulling the sphere। wall को निकाल देंगे तो स्फीयर इधर आ जाएगा, अभी इधर नहीं आ रहा है, wall रोक के रखा है, पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है? पुशिंग, so there must be a pushing force, call it F। अच्छा तीसरा हो गया थ्रेड, thread is also pulling, and you know the thread is in contact with the sphere, the force must be normal, we are neglecting friction at every point, so this is the tension, है ना। अब इसमें W का F का डायरेक्शन बताने की कोई जरूरत नहीं है, F is horizontally towards right, W is vertically down, ये T थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, इसका एंगल बताना पड़ेगा, नहीं तो फ्री बॉडी डायग्राम पूरा नहीं हो सकता। हमें सोचना है कि T क्या एंगल कर रहा है, व्हाट इज द एंगल मेड बाय T, ये एंगल हमें पता करना है। ओहो ऐसा है क्या? चलो थोड़ा दिमाग लगाते हैं और सोचते हैं, दिमाग लगा के सोचते हैं कि कैसे करें। अब देखो हम अगर बात करें ये फिगर में, तो यहाँ से ऐसे जुड़ो, इसको ऐसे जुड़ो, हमें ये एंगल पता करना है।
और दिया गया है कि ये रेडियस है r है और ये भी तो r है, और अगर आप ये ट्रेंगल को देखोगे, कौन सा ट्रेंगल को, ओ ए बी ट्रेंगल को देखोगे, नाउ यू विल से इन ओ ए बी ट्रेंगल, थोड़ा ध्यान से देखना, मैं धीरे धीरे डिफिकल्ट लेवल पे लेने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे को फेल मत करना, क्योंकि तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा तो मैं कभी फेल होना पसंद नहीं करता हूं, इसलिए जहां भी समझ में नहीं आएगा पूछना। तो यहाँ पर ये L इज इक्वल टू R दिया है, अगर ये लेंथ बराबर हो गए, ये पूरा लेंथ हो गया 2R। नाउ इन दिस AOB ट्रायंगल व्हाट यू से अबाउट AO बाय BO, AO बाय BO कितना है, इट इज इक्वल टू BO हो गया L प्लस R और AO हो गया R, लेकिन L इज गिवन R दिया हुआ है, गिवन दैट L इज इक्वल टू R, तो क्या मिल गया आपको, मिल गया ये L प्लस R, तो AO बाई BO का वैल्यू क्या हो गया, क्या ये 1/2 हो रहा है, समझ में आ रहा है, यस इट इज कमिंग इक्वल टू 1/2। लेकिन अगर आप ये ट्रायंगल को थोड़ा ध्यान से देखोगे, AO बाई BO क्या है भाई, अगर ये एंगल थीटा है, AO बाई BO क्या है, इट इज बेस बाई हाइपोटेन्यूज, अरे ये तो cos थीटा है, तो व्हाट इज थीटा, यस पता चल गया, हर चीज हलवा नहीं होगा कि खा जाओगे, दिमाग लगाना पड़ेगा, जो डाटा दिया गया है उसी को तोड़ मरोड़ के सोचना पड़ेगा कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब हम तीनों फोर्स को दिखाए हैं, उनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दिखाए हैं, उनका प्रॉपर डायरेक्शन भी दिखाए हैं, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। क्या आपको समझ में आ रहा है, यस सर, यस, देखो कितना इंटरेस्टिंग है, सो यू कुड अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम। अब कोई भी केस में आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आ गया तो काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगर आपको ये चीज बढ़िया से समझ में आया तो फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में थोड़ा सा एक डिफिकल्ट चीज के बारे में लेते हैं और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताते हैं आपको। क्या है वो पॉइंट, जैसे सपोज मैं आपको केस देता हूं ये वाला, सपोज हम कहेंगे ये एक थ्रेड है और एक रॉड है, ये रॉड को ऐसे रखा गया है किसी वॉल के सहारे और इसको ऐसे बांध दिया गया है बाय मींस ऑफ ए थ्रेड, ऐसे बांध दिया गया है, अभी फिसल नहीं सकता। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल मैं अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम करूंगा तो मैं दिखाना चाहूंगा हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, तो मुझे मालूम है कि आपको मालूम है, तो मैं फटाफट करता हूं। एट एवरी कॉन्टैक्ट पॉइंट देयर बी ए फोर्स बट द फोर्स इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। आप देखोगे एट दिस पॉइंट जो फोर्स होगा वो ये वॉल की सरफेस को भी नॉर्मल होगा और ये जो बार रखा है उसकी सरफेस को भी नॉर्मल होगा, लेकिन थोड़ा सा देखो तो बार का सरफेस कैसे कांटेक्ट में आया है, एक पॉइंट है, सो आपको कहा जाएगा एक पॉइंट को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, क्या मतलब होता है, लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो, किसी प्लेन को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो, एक पॉइंट को तो परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर सकते, तो कैसे करेंगे यहाँ पर, हाँ इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में होगा जानना मुश्किल है, लेकिन इसके ऊपर वॉल के ऊपर जो फोर्स होगा दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू एंड ऑपोजिट टू दैट, वॉल के ऊपर जो फोर्स होगा वो ऐसे होगा, मतलब इसके ऊपर जो फोर्स होगा यहाँ पे इट विल बी लाइक दिस। आई एम शोइंग द फोर्सेस ऑन द बार, the thread must be pulling it, the floor must be giving a reaction force like this and there must be a weight। तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम पूरा दिख गया क्या, इज इट अंडरस्टूड, ये फ्री बॉडी डायग्राम दिख गया। अब मैं केस में थोड़ा सा बदलाव लाता हूं, नाउ आई रिपीट द सेम केस, लेकिन केस में कुछ बदलाव है, क्या बदलाव है, नाउ द वॉल इज शॉर्ट बट द बार इज लॉन्ग, और ये बार फिसल ना जाए इसलिए इसको बांध दिया गया है। नाउ आई वांट टू नो हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस एंड हाउ इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस बार। यहाँ पर हम लोग क्या किए, वी हैव डन द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बार, FBD
ऑफ बार। यहां पर भी करना चाहते हैं FBD फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बार। थोड़ा ध्यान से देखना। नाउ free body diagram में we show all of external forces. External forces are of two types, contact force and non-contact force. Non-contact force आपको मालूम है इसका वेट है, चलो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। contact force जहां जहां पर contact में आएगा वहां वहां पर फोर्स आएगा। नीचे contact में यहाँ पर फोर्स आ रहा होगा, थ्रेड खींच रहा होगा, और क्या यहाँ पे, अब यहाँ पे फोर्स क्या होगा, क्या मुझे कोई गेस करके बताएगा? What is the direction of force on this bar at this point? You know the force has to be normal to the surface. यहाँ पर बार की सरफेस को नॉर्मल होके फोर्स आएगा तो कैसे आएगा भैया? ऐसे आएगा। See the force direction at the highest and the lowest point, they are different. Here and here. In this case they are different. Are you getting? The force is normal to the surface. Normal to the surface. हाँ, तो इनका डायरेक्शन बताना जरूरी नहीं है। अगर ये एंगल थीटा है तो आप कह लोगे कि ये जो फोर्स है ये कितना एंगल कर रहा होगा, आप बता सकते हो, क्योंकि 90 डिग्री है, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। मैं बस ये बताना चाहता था कि यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट में फोर्स हॉरिजॉन्टल था, लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट में फोर्स ऐसे हो गया, ये बताना चाहता था। Direction of force is changing because the contact forces at the smooth surfaces are always normal to the surface. लेकिन कोई भी मुझे नहीं पूछा कि सर फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस क्यों होता है। साइंस कोई सुपरस्टिशन नहीं है, हर चीज का व्हाई है, हर चीज का व्हाई है और उसका एक्सप्लेनेशन है। अगर कोई एक स्टेटमेंट का व्हाई नहीं है, दैट मस्ट बी ए लॉ, बट डिड आई से इट इज ए लॉ कि फोर्स नॉर्मल होगा? आप लोग हाँ, चलो सोचते हैं क्यों नॉर्मल होगा। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो सोचो, मान लो कि ये सरफेस पूरा स्मूथ है, स्मूथ है। अगर ये सरफेस तेल डाला हुआ है, इसको मैं ऐसे पुश करूंगा इस डायरेक्शन में, क्या मैं इसको पुश कर पाऊंगा? मैं तो फिसल जाऊंगा, है कि नहीं? आई विल स्लाइड ऑन इट। तो मैं कब कैसे पुश करूंगा कि नहीं फिसलूंगा? आई विल बी पुशिंग इट नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, है कि नहीं? अगर मैं पुश कर रहा हूं और नहीं फिसल रहा हूं, अगर मैं पुश कर रहा हूं और नहीं फिसल रहा हूं, तो मैं कैसे पुश कर रहा हूं? नॉर्मल टू द बोर्ड और ओब्लिकली टू द बोर्ड, पक्का नॉर्मल टू द बोर्ड। यहां पर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, सरफेसेस आर स्मूथ, फोर्स कैसा होगा? पक्का नॉर्मल टू द सरफेस होगा, देयर इज नो सेकंड थॉट, क्योंकि ओब्लिकली होता तो फिसल जाता और फिसलता हुआ बढ़िया में दिखता कि इक्विलिब्रियम में नहीं है। यहां पर तो सब कुछ मस्त बिंदास बैठे हुए हैं, देयर इज नो स्लाइडिंग मोशन, एवरीथिंग इज एट रेस्ट। तो हम कहेंगे द फोर्स मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस। क्या मेरी बात सबको हजम हो रहा है? यस सर। यस, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। ठीक है, आप लोग यहाँ तक की चीजें समझ गए, बहुत बढ़िया से ध्यान से इस वीडियो को देख लेना और पक्का लाइक करना, ठीक है? फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।